पाकिस्तान क्रिकेट एक डूबती कश्ती है और बाबर आजम है उसकी लाइफ जैकेट। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की टेस्ट सीरीज लेवल हो गई है। पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान हारा और दूसरा टेस्ट मैच जीतने के बाद 1-1 पे ये सीरीज ड्रॉ हुई है। 2 मैचेस की सीरीज थी खाली, लेकिन इसमें इतना कुछ था पाकिस्तान के लिए सीखने को। आई रियली होप कि उन्होंने सीखा भी हो, क्योंकि जो अगला असाइनमेंट है वो है इंग्लैंड, विच इज नॉट गोइंग टू बी इजी एट ऑल। इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि ये जो लाइफ जैकेट है बाबर आजम के शक्ल में, ये पाकिस्तान के लिए कितनी जरूरी है और आगे क्योंकि और भी डिफिकल्ट सीरीज आने वाली हैं। सो ऑल आइज विल बी ऑन बाबर आजम। लेकिन उसके अलावा भी पाकिस्तान ने इस सेकेंड टेस्ट मैच में क्या चीजें सही की जिसकी वजह से ये मैच वो जीते, और हम पहले मैच की जो लॉस थी उससे क्या सीख सकते हैं। पहले टेस्ट मैच में आपको याद होगा कि बहुत ही रिडिकुलस किस्म का बैटिंग कोलैप्स हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे कि पुरानी ही किसी पाकिस्तान के मैच की क्लिप हम देख रहे हैं, हाइलाइट्स हम देख रहे हैं। बिकॉज इतने सिमिलर मैनर में, इतने सिमिलर तरीके से बैटिंग कोलैप्सेस होते रहे हैं, स्पेशली सेकेंड इनिंग्स में। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि मेरे चैनल पे अभी भी है, आप जाके जरूर देखें कि ये एक ट्रेंड है पाकिस्तान का कि पहली इनिंग्स में अच्छी बैटिंग करने के बाद, एक अच्छी फाउंडेशन लेने के बाद, क्यों सेकंड इनिंग्स में बैटिंग खास तौर पे वो सेम टेम्परामेंट से नहीं खेल सकती है, पार्टनरशिप्स क्रिएट नहीं कर पाते हैं, मेंटली शायद वो टेस्ट मैच के माइंडसेट में नहीं होते हैं। जो भी रीजंस हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन जो मेन रीजन समझ में आ रहा है वो यही है कि एक टेम्परामेंट जो होता है टेस्ट क्रिकेट का वो नहीं है। तो बाय डे 3 वो चीज़ नज़र आना शुरू हो जाती है पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज में कि उनको टेस्ट क्रिकेट खेलनी आ नहीं रही है, या शायद वो उस गियर में अभी तक आए नहीं है, या शायद वो भूल गए कि वो गियर कैसे लगाना था। 210 का टारगेट था और सेकेंड इनिंग्स में ये भी पाकिस्तान से नहीं हो सका। वेस्ट इंडीज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, नो डाउट अबाउट दैट। वो होम टीम है, उन्होंने अपनी कंडीशंस को एक्सप्लॉइट किया। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज थी ना सेकंड इनिंग्स में, वो ये थी कि शान मसूद की एब्सेंस की वजह से पाकिस्तान की बैटिंग ऑलरेडी जो एक उस पे थी, लाइफ सपोर्ट पे थी, वो मजीद ही डेड ही हो गई। मतलब वो कोमा से भी अगला जो स्टेज होता है ना, उसमें जा चुकी थी। लेकिन फिर भी अगर आपको याद हो, शान मसूद की इंजरी से पहले भी ऐसा नहीं था कि हम कोई डबल सेंचुरीज कर रहे थे हमारे बैटर्स सेकंड इनिंग्स में। वो एक एक्सक्यूज नहीं हो सकता क्योंकि वो वैलिड है ही नहीं, ये कंसर्न वैलिड है ही नहीं। बट ये जो नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, ये जो बैटर्स हैं, इन्होंने उस तरह से स्टेप अप नहीं किया। खास तौर पे मोहम्मद रिजवान एंड सलमान अली आगा, ये दो ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको बहुत साल हो गए हैं अब टीम का पार्ट हुए हुए। खास तौर पे मोहम्मद रिजवान, जब हम अवे टेस्ट मैचेस खेलने जाते हैं, कोई भी टीम जब अपने घर की कंडीशन से दूर जाते हैं, तो आप अपने सीनियर प्लेयर्स को देखते हो, बिकॉज वो फेमिलियर होते हैं, उन्होंने खेले हुए हैं पहले, उनको पता है कि कैसे कंडीशंस को अडेप्ट करना है, कैसे पिच चेंज होगी थर्ड डे पे, फोर्थ डे पे, कैसे डिफरेंट तरह का आपको वेरिएबल बाउंस मिलेगा, कैसे आपको अपोजिशन जो है वो लाइन और लेंथ से ट्रैप करने की कोशिश करेंगे, आपको फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। यही टेम्परामेंट होता है टेस्ट क्रिकेट का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मोहम्मद रिजवान की तरफ से हमें वो देखने को नहीं मिला। टॉप ऑर्डर ने फिर भी कॉन्ट्रीब्यूशंस की पहले टेस्ट मैच में। इमामुल हक ने भी रन्स किए, अजान अवैज ने बड़े अच्छी उनकी झलक तो हमने पहले देखी ही हुई है, बट इस सीरीज में उनको और एक्सपोजर मिला। बाबर आजम ऑफ कोर्स सेकंड इनिंग्स में वो अकेले ही खड़े रहे थे। शान मसूद ने सेंचुरी की। लेकिन ये जो मिडिल और लोअर मिडिल ऑर्डर की जब बारी आती है ना, यहाँ पे कोलैप्स, सही तरह से जो कोलैप्स होता है ना, वो यहाँ पे स्टार्ट होता है। और ये चीज इंग्लैंड सीरीज में बहुत भारी पड़ने वाली है भाई, बहुत महंगी पड़ने वाली है। ये कोलैप्सेस इंग्लैंड में आप कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपको वहां पे अपनी विकेट बचानी है, वहां पे आपको खड़े रहना है। बिकॉज सामने से जो आपको लेंथ्स पड़ रही होंगी, जो बाउंसेस पड़ रहे होंगे, भाई यू कैन नॉट अफोर्ड टू गिव अवे सॉफ्ट डिसमिसल जिस तरह आपने पहले टेस्ट मैच में दिए वेस्ट इंडीज के बॉलर्स को। बॉलिंग पाकिस्तान की अच्छी थी, 10 विकेट्स लिए दोनों इनिंग्स में, लेकिन जो बैटिंग थी, बैटिंग की वजह से पाकिस्तान ने स्ट्रगल किया और लग यही रहा था कि सेकेंड टेस्ट मैच में भी स्ट्रगल होगा। और अब आते हैं सेकेंड टेस्ट मैच पे कि पाकिस्तान ने क्या चीज सही की टू बिगिन विद। मैं बाबर आजम के कॉन्ट्रीब्यूशंस पे अभी आऊंगी, बट उससे पहले आई ऑल्सो वांट टू टॉक अबाउट
his captaincy and the selectors and the coach, because हमने पहले टेस्ट मैच के बाद बहुत क्रिटिसाइज किया था प्लेइंग 11 को, खास तौर पे जो स्क्वाड है और जो अवेलेबल हमारे पास टेस्ट के प्लेयर्स थे, बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए थे, माई सेल्फ इंक्लूडेड। इस टेस्ट मैच में पहले दिन भी जब प्लेइंग 11 अनाउंस हुई और मोहम्मद अब्बास नहीं थे, तो आई वाज लाइक मोहम्मद अब्बास को कौन बाहर बिठाता है? 8 विकेट्स उन्होंने लिए पहले मैच में, अब वो और इससे ज्यादा क्या करें? वो एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कह रहे हैं कि हमें टेस्ट मैचेस और खेलने दो, हमें गिव अस मोर टेस्ट मैचेस टू प्ले, और आप उसी बॉलर को बाहर बिठा रहे हो जिसने जो है वो अर्जियां डाली हैं आगे और आके इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की है विद द बॉल, एंड उनके स्टैट्स हम सबको पता है अवे कंडीशंस में उनकी कितनी जबरदस्त स्टैट्स और स्पेल्स है। खैर, मोहम्मद अब्बास नहीं खेलते, सब लोगों ने बहुत उंगलियां उठाई। शान मसूद तो वैसे रूल आउट हो चुके थे इस सेकंड टेस्ट मैच से, तो वी न्यू कि देयर वर गोइंग टू बी सम चेंजेस। 4 चेंजेस हुई। स्पिनर को लेके आए जी, साजिद खान को टीम में डाला गया। अली उस्मान को हम इस सीरीज में इसलिए साथ लेके आए थे बिकॉज वी न्यू कि यहाँ पे एक आधा हमें मैच मिलेगा जिसमें कंडीशंस स्पिन फ्रेंडली हो सकती हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज पाकिस्तान की डिफरेंट हुई है इस सेकंड मैच में, और जो कि एक डिफरेंस क्रिएट जिसने किया है, इट वाज अब्दुल्ला शफीक। अब्दुल्ला शफीक नंबर 3 पे आके, इतना एक क्रिटिकल नंबर है ये टेस्ट मैचेस में, क्योंकि आपने लंबी इनिंग्स खेलने वाले प्लेयर को लेके आना है इस पोजीशन पे व्हेन यू नो के 4th पे बाबर आ रहे हैं, और आपके ओपनर्स जो है उनकी अभी तक उस तरह से वो डेवलप नहीं हो सकी है, एक पार्टनरशिप डेवलप नहीं हो सकी आपस में। अजान अवैज अभी न्यू कमर है। इमाम उल हक जो है वो कभी रन्स में होते हैं, कभी रन्स में नहीं होते हैं, तो उनके ऊपर उस तरह से आप डिपेंड नहीं कर सकते हो कि आपको वो टेस्ट मैच वाले लंबी इनिंग्स खेल के देंगे कि नहीं खेल के देंगे। लेकिन अब्दुल्ला शफीक का नंबर 3 पे आना एंड देन कंट्रीब्यूटिंग विद दैट ब्यूटिफुल 160 ऑफ 323 बॉल्स, ब्यूटिफुल नॉक, ब्यूटिफुल ब्रिलियंट नॉक, किताबी नॉक, इसलिए तो ये किताबी प्लेयर है। एब्सोल्यूट टेक्स्ट बुक शॉट्स। तो आई थिंक दिस इज ग्रेट न्यूज फॉर पाकिस्तान कि चले शान मसूद की इंजरी ने सेटबैक थोड़ा दिया, लेकिन उनकी जगह पे हमें अब अब्दुल्ला शफीक ने फील ही नहीं होने दिया, बल्कि उन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस दी शान मसूद से। बिकॉज मैं यही बात बार बार कर रही हूँ कि हमें ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि लंबी इनिंग्स खेल सके। उनको पता है लंबी इनिंग्स कैसे स्टिच करनी है, उनको पता है पार्टनरशिप कैसे स्टिच करनी है। और ऑफ कोर्स बाबर आजम उनको काफी पसंद करते हैं, ही रेट्स हिम हाईली, और वो हमें नजर आया कि वो क्यों उनको हाईली रेट करते हैं, बिकॉज उन्होंने टेम्परामेंट अपना दिखाया टेस्ट क्रिकेट का। सो आई थिंक दिस इज व्हाट पाकिस्तान गॉट एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन इन देयर प्लेइंग 11, अब्दुल्ला शफीक। साजिद खान पिकिंग अप 8 विकेट्स इन द सेकंड टेस्ट। हमें हमेशा पता है साजिद खान जो है, जहां पे थोड़ी सी स्पिन उनको मिल जाएगी, जहां पे थोड़ा सा उनको क्रैक नजर आएगा, जहां थोड़ी सी उनको फेवरेबल पिच नजर आएगी, वो अपना मैजिक दिखाएंगे। उनको रीड करना कितना डिफिकल्ट हो सकता है ये अब वेस्ट इंडीज के बैटर्स को याद रहेगा, क्योंकि होम पे साजिद खान ने तो जिस तरह से कंडीशंस को एक्सप्लॉइट किया हुआ है और जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी अगेंस्ट इंग्लैंड भी आपको याद होगा। He is a known performer and he is a known match winner. लेकिन वेस्ट इंडीज में उनको खिलाना इस मैच में, आई थिंक इट वाज अ 6, इट वाज आउट ऑफ द पार्क। और सेम गोज फॉर अली उस्मान, बहुत जबरदस्त बॉलिंग की उन्होंने, उनको भी 6 विकेट्स मिले इस मैच में। तो आई थिंक बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान गॉट द सिलेक्शन राइट। और फिर उबैद शाह को लेके आना, बहुत से लोग कह रहे थे कि मोहम्मद अब्बास क्यों नहीं थे इस टेस्ट मैच का पार्ट। गेटिंग योर 11 राइट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स विनिंग अ टेस्ट मैच, बिकॉज यू कैन नॉट इग्नोर के पिच कैसे चेंज होगी ओवर द कोर्स ऑफ 3 days, 4 days, 5 days। बाबर आजम ने भी बाद में यही बात की कि जब पहली इनिंग्स में जिस तरह की उनको पिच उन्होंने रीड की, उनको ये लगा कि शायद उन्होंने गलती कर दी है स्पिनर खिला के, लेकिन बाद में जिस तरह बॉल स्पिन होना शुरू हुई, दे अंडरस्टूड दैट इट वाज द राइट डिसीजन। सो आई थिंक क्रेडिट टू बाबर आजम एंड द होल टीम। बट बाबर आजम का यहाँ पे रोल, आई एम गोइंग टू से इट वंस मोर, के वो लाइफ जैकेट है इस टीम की, क्योंकि 8 टेस्ट मैचेस अवे हारना इन अ रो, एंड सारे आपने इसी तरह से हारे हैं कि आप एक विनिंग पोजीशन में होते हो, एक कंट्रोलिंग पोजीशन में होते हो, एंड देन यू जस्ट लेट गो ऑफ द मोमेंटम एंड लेट गो ऑफ द मैच। बाबर आजम ने इस टीम को स्टडी किया है, बाबर आजम ने इस टीम को पकड़ के रखा है। पहले टेस्ट मैच में भी हमने देखा कि वो अकेले खड़े रहे थे बैटिंग में। इस टेस्ट मैच में भी हमने देखा कि उनकी राइट कॉल्स रही प्लेइंग 11 को लेके, फिर अब्दुल्ला शफीक को लेके आना, फिर एज अ बैटर, क्योंकि सेकंड इनिंग्स में इतना कोई बड़ा टारगेट था नहीं, 75 रन खाली चेज करने थे, तो कूल एंड काम तरीके से
बाबर आजम ने अपना रोल को फुलफिल किया एंड एज अ कैप्टन ही डिलीवर्ड व्हाट वाज रिक्वायर्ड ऑफ हिम। सीरीज लेवल हुई, जीत नहीं सके लेकिन हारे भी नहीं। जब आप लूजिंग स्ट्रीक में होते हो ना, तब आपको सिर्फ एक विन चाहिए होती है टू गेट ऑल ऑफ द मोमेंटम बैक। अब पाकिस्तान के पास वो मोमेंटम है। पाकिस्तान इंग्लैंड के अगेंस्ट 3 टेस्ट मैच खेलेगा। अगस्त 19 से ये सीरीज स्टार्ट होगी। पाकिस्तान विल बी टूरिंग इंग्लैंड। पहला मैच होगा जी लीड्स में, उसके बाद लॉर्ड्स में और उसके बाद होगा बर्मिंघम में। तो ये 3 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने अभी खेलने हैं। एक बहुत बड़ा मौका है पाकिस्तान के पास कि अपनी इस जीत का मोमेंटम जो है वो आगे कैरी करे और उसको इस विनिंग मोमेंटम को कंटिन्यू रखे। इंग्लैंड की टेस्ट टीम का इस वक्त एक ट्रांजिशनल फेज चल रहा है। एक तो कैप्टनसी उनकी चेंज हुई है, जो रूट अब वापस से कैप्टन बन चुके हैं टेस्ट टीम के, लेकिन उनके जो कोच हैं वो भी अब चेंज हुए हैं। स्टीवन फ्लेमिंग अब उनके टेस्ट के कोच हैं, लेकिन इस सीरीज में वो कोचिंग नहीं करेंगे। तो अभी भी इंग्लैंड एक ट्रांजिशन से गुजर रहा है। ये एक परफेक्ट चांस है पाकिस्तान के पास इंग्लैंड को एक टफ टाइम देने का इन देयर होम कंडीशंस। दिस इज एन आइडियल चांस फॉर पाकिस्तान। जो फेवर है वो सारा इंग्लैंड की तरफ टिल्टेड है, लेकिन ये ही तो टाइम होता है पाकिस्तान क्रिकेट में व्हेन दे डू देयर एब्सोल्यूट बेस्ट। इस सीरीज के बाद जो टेकअवेज अच्छे रहे हैं, जो पॉजिटिव्स रहे हैं, पाकिस्तान मस्ट यूटिलाइज देम। बाबर आजम की कैप्टनसी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव जरूर है, क्योंकि ये जो उनकी कैप्टनसी का टेन्योर है, दिस इज लुकिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ही यूज्ड टू लुक लाइक। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस साइन है। और प्लस जब वो रन्स कर रहे हैं तो फिर आपको क्या टेंशन क्या है? फिर आपको वो रन्स कर रहे हैं। लेकिन जो मैंने अभी बात की कि पाकिस्तान की बैटिंग की प्रॉब्लम्स एक्सपोज हुई थी इस सीरीज में, जिनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, खास तौर पे सीनियर प्लेयर्स। मोहम्मद रिजवान उसमें है, सलमान अली आगा उसमें है, शान मसूद अगर वापस आते हैं टीम में, अगर वो इंजरी के बाद ठीक हो जाते हैं, ही माइट बी रिप्लेसिंग इमामुल हक, हु नोज। एंड ये थोड़ा सा चेंज हमें शायद देखेंगे इंग्लैंड सीरीज में। लेट मी नो आप लोगों को क्या लगता है। पाकिस्तान ने जो वेस्ट इंडीज के साथ ये सीरीज इक्वल की है, उसमें सबसे बड़ी लर्निंग पाकिस्तान के लिए क्या थी? बट ऑफकोर्स बाबर आजम की बैटिंग आपको कैसे लगी? बाबर आजम की कैप्टनसी आपको कैसे लगी? एंड डू यू थिंक कि उनकी ये कैप्टनसी उनके पिछले टेन्योर से डिफरेंट लग रही है? प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं। एंड इफ यू एंजॉयड द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, एंड प्लीज शेयर द वीडियो एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।